नाज़रीन आदाब, जेके खास के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज के इस शुमारे में हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की। नाज़रीन, जैसा कि हमने कल देखा कि सदारती के इंतखाबात के जो नताइज आए वो चौंका देने वाले थे। हालांकि एनडीए की जानिब से जिस तरह से कोशिश की गई थी कि जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको अपने खेमे में लाना, और उन्होंने वोट तो किया ही किया, साथ ही जो अपोजिशन की जो जमातें थी उनकी तरफ से भी ऐसे इशारे देखने को मिले कि कई जमातें ऐसी थी जिन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक में वोट दिया। कुछ ऐसी रियासतें भी थी जहां से ये भी पैगामात आए, जहां से ये भी मालूम हुआ कि कुछ ऐसे एमएलएज या जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, यानी जो अपोजिशन है, अपोजिशन बटी हुई दिखी। अपोजिशन में वो इत्तेहाद देखने को नहीं मिला जिसकी शायद उन्होंने कोशिश की थी, जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद की थी। तो ऐसे में जो इस तरह के जो हालात पैदा हुए उसमें जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो साबिक वजीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक ट्वीट करके ये बताया कि जिस तरह के हालात मुल्क के अंदर आए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें जो जिस तरह का इख्तिलाफ देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी की अपनी अपनी एक अलग चॉइस है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में जिन्होंने कोट करके उन्होंने विद इन कॉमाज ये कहा था कि हमने जिन फ्रेंड्स के साथ कोशिश की थी आगे बढ़ने की, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दे दिया, और ऐसा बेहतर रहेगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर आगे बढ़े। तो ये जो ट्वीट है इसका क्या मतलब है? क्या उमर अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं कि जो उनके साथी हैं, चाहे वो पीएजीडी की अगर हम बात करेंगे, जो 2019 में जब दफा 370 और 35A के हटाने की बात की गई थी, तो उस वक्त जो मेन अपोजिशन पार्टीज थी जम्मू कश्मीर के अंदर, बीजेपी को छोड़ के लगभग तमाम पार्टियों ने एक फोरम बनाया था जिसको पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। उस वक्त उस अलायंस में चाहे कांग्रेस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआईएम हो, और भी उसके साथ जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पार्टीज भी शामिल हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये जो ग्रुप बना है उनमें वो जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले हमने देखा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का ये कहना था कि वो इस इत्तेहाद में इसलिए शामिल हो गया था कि उसमें उन्होंने ये सोचा था कि शायद दफा 370 की जो जिस तरह से उसको एब्रोगेट किया गया है उसमें वो एक साझेदार के तौर पे एक ऐसी पार्टी के तौर पे उभरेंगे कि एक ऐसी पार्टी के तौर पर काम करेंगे ताकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी जमातें हों, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया जब नेशनल लेवल पे जब कांग्रेस की पार्टी पर यह दबाव आया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो अलग हो गए। उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस उससे अलग हो गई, और भी कुछ जमातें हैं जो उनसे अलग हो गई हैं। तो क्या उमर अब्दुल्ला ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो अभी बाकी मादा पार्टीज हैं, अगर आप आज के पीएजीडी की बात करेंगे तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और सीपीआईएम है जो मेन है, और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे इस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जमान हैं इमरान नबी डार हमारे साथ होंगे। बीजेपी से हमारे साथ अजय भारती जी जुड़ेंगे। पीडीपी से वीरेंद्र सिंह सोनू हमारे साथ होंगे इस डिबेट में, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल काजमी भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा इमरान नबी डार से। इमरान, आप ये बताएं कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया है, ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा जो उसकी इंटरेस्ट में है, जो ट्वीट करके उनको जानकारी दी, तो क्या मतलब निकाले इसके? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब बाकी पार्टियों से किनाराकशी करने की सोच रही है, अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाह रही है? इमरान, देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हेलो, कैन यू हियर मी? जी आ रही आपकी आवाज आ रही है इमरान। देखिए, उमर साहब का जो ट्वीट है, जो उमर साहब ने ट्वीट किया है,
बेहतर होता कि आप उमर साहब से ही इसका जो है जवाब लेते, बट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कमिटेड टू PAGD। दूसरा ये बात है कि आपने जो इसके तासुरात PAGD के रिलेटेड निकाले हैं, मुझे लगता है वो कबल वक्त है। सो आपको अभी जो है मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत है। ये ट्वीट क्यों आया, ये ट्वीट आपको इसका कॉन्टेक्स्ट भी देखिए ना, इस ट्वीट का कॉन्टेक्स्ट, ये ट्वीट तब आया जब TMC जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी है, और उन्होंने सडनली और मतलब अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने जो डिसीजन लिया कि दे विल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द जो अपकमिंग वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। सो कॉन्टेक्स्ट तो वही है, बैकग्राउंड वही है। सो क्वेश्चन इज कि व्हाई TMC क्यों नहीं कर रहा है इसमें इन्वॉल्व। सो उमर साहब ने अपने ख्यालातों का इजहार किया इसमें, तो इसमें PAGD का कहां से आप कैसे जोड़ रहे हैं, किस तरीके से आप PAGD का। बाकी उमर साहब मतलब ये तो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि हर किसी पार्टी को अपने इंटरेस्ट देखने पड़ेगा, उसमें कौन सी गलत बात कही उमर साहब ने। हर कोई पार्टी तो अपने इंटरेस्ट देखती है। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए, हमें किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए। उमर साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें यह कहा है कि 2019 में हमारे साथ धोखा हुआ, और वो ये भी लिखा कि हमें अपनी जो अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहिए, किसी और के पीछे भागने की बजाय बेहतर है कि हम अपने बलबूते पे आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला। 2019 तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। जिन लोगों पे हमने भरोसा किया था, जो लोग हम एक्सपेक्ट करते थे कि जो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, जिन लोगों के लिए हमने आउट ऑफ वे पूरी कंट्री में हमने जो है उनके लिए काम किया, उनकी बात लोगों तक पहुंचाई, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया जब सबसे ज्यादा हमको उनकी साथ की जरूरत थी। सो ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस हिस्टोरिकल फैक्ट को आप निगेट नहीं कर सकते। और दूसरी ये बात जो मैं आपको फिर से दोहराऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से एक बेसिक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि जो हमारी अपनी जो एक ऑब्जेक्टिव है उस पे हम गामजन है, और वो हमको किसी भी हालत में जो है उस पे हम काम करते रहेंगे। हमको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, और वही बात उमर साहब ने कल बोली। हाँ, हमारे साथ अजय भारती जी भी है। अजय भारती, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया है, इमरान नबी डार का कहना है कि हर पार्टी का एक ये जरूरी है, उनके लिए एक इंटरेस्ट है कि उनकी पार्टी मजबूत हो, लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब आगे बढ़ना पड़ेगा अपने बलबूते पे, उस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं अजय भारती जी? सबसे पहले मैं जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही कि कल के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट चौंकाने वाले थे, मैं हम्बली रेस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि एनडी और भारतीय जनता पार्टी ने जब से इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया तब से ही 70% प्लस का टारगेट रखा था। इसलिए हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं, देश ने भी ऐसा मन बनाया था, वो आपने इलेक्शन प्रोसेस में देखा। एक चीज, दूसरी जो उमर अब्दुल्ला साहब का जो ट्वीट आया है, जो उन्होंने बातें कही, मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने सच तो कहा और सच ही कहा है, ऐसा कोई उसमें गलत तो है नहीं, इतना हम ये कह सकते हैं, लेकिन सच बहुत देर बाद। हालांकि बहुत सी बातें ऐसी है कि जो इंडिकेट करता था कि जब उन्होंने PAGD बनाया भी, वो तब भी ये जानते थे, क्योंकि हमने देखा चाहे PAGD में हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, अपोजिशन पार्टीज ने जिस तरीके से जो कमेंटेटर्स ने अपने आर्टिकल्स में लिखा, अपने व्यूज में लिखा कि बिहेव रेस्पॉन्सिबली, जो वो एक जिम्मेवारी होती है, ऐसा न करते हुए बस किसी तरह से एक मोदी विरोध, बीजेपी विरोध, बस किसी को एक यूनिटी का आधार बनाया, ऐसे कोई पार्टियां या अलायंस चल नहीं सकती। आपको याद होगा कि जब PAGD बनाया है, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस ने एक टांग अंदर एक टांग बाहर बिल्कुल पहले दिन से रखी। स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट कहते थे हम अंदर है, वो अटेंड कर रहे थे मीटिंग, नेशनल लेवल पर कहते थे हम PAGD के पार्ट नहीं है। इसी तरह से जब इलेक्शन का टाइम आया,
तो एक बार ये तो कहा कि इट इज जस्ट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ जो यहाँ की जो 2019 में जो बड़े डिसीजन हुए थे, देश के हित में जो डिसीजन हुए थे, उसकी रेस्टोरेशन के लिए था, उसको रिटर्न बैक करने के लिए था। फिर कहा गया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो ही डीडीसी का, जब लोगों की एम्पावरमेंट का जब टाइम था, जब पंचायत डीडीसी का चुनाव था, उस वक्त तो पार्टिसिपेशन नहीं किया, लेकिन डीडीसी के जब चुनाव हुए तो उसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं किया कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स थे हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से, हालांकि उनका अपना है, मुझे उस पर कमेंट करने के लिए कोई अधिकार नहीं बनता है, लेकिन ये इस यूटी के जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा। इसलिए वो जो कहते कि लीव दिस चेजिंग ऑफ घोस्ट्स, जो उसका वो कैसे भी वो कर लेंगे, तो एक जो कल्पना इल्यूजन को जो फॉलो करते थे वो एकदम सही बात है। इसमें मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि अगर वो सिर्फ पार्टी के हितों के छोड़ देश की, जैसे भारतीय जनता पार्टी का रहता है कि नेशन फर्स्ट, अगर वो करते तो शायद यूनिटी का एक व्यापक स्वरूप बन सकता था। सिर्फ किसी का विरोध, एंटाई, बस सिर्फ उसी पर आप अलायंस नहीं कर सकते। दूसरा, लोगों के हितों को, आप लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उस पर आपकी हाथ नहीं है, पकड़ नहीं है, आप लोगों के सोच कैसी है उसको आप नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे में जस्ट यूनिटी फॉर द बस सेइंग ऑफ यूनिटी नहीं हो सकती है। उन्होंने ये अब कहा, ओपनली कहा है, लेकिन बिहेवियर में तो ये पहले से दिख रहा था ऐसा। मैं समझता इमरान नबी डार, आप ये कह रहे थे कि जो जेके एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है पीएजीडी के लिए। जैसे भारती जी कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस हुए, उसमें चाहे डीडीसी हो या डीडीसी के जो इलेक्शंस हैं, उसमें ये देखा गया कि ये कहा गया था कि एक साथ होंगे, लेकिन वहां पर एक डिवीजन दिखा। वहां ये लगा कि हर पार्टी ने अपने अपने, चाहे आप प्रॉक्सी कैंडिडेट्स कहिए या फिर जो कुछ और नाम उसको दे दीजिए, कैंडिडेट्स अलग अलग थे। वहां पर भी ऐसा लगा कि पीएजीडी में चाहे वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, खासतौर पे इन दोनों पार्टीज का जो काफी जो स्टेक है जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी पार्टियों के साथ साथ, तो वहां पर जो डिवीजन दिखा, क्या आप ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन हैं, जो उस वक्त ये लगा था कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी, वो जिस तरह से ये कहा गया था कि एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलग अलग कैंडिडेट्स दोनों पार्टियों ने मैदान में उतारे थे, आगे कैसे भरोसा दिलाएंगे आप लोगों को कि नहीं पीएजीडी भटी नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि आप कमिटेड हैं उसके लिए? इमरान, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पीएजीडी में कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अपने अलग अलग कैंडिडेट उठाए थे। ये बिल्कुल गलत है। ये एक मतलब फेक प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जबकि आपको भी मालूम है, आपने कवर किया है कितने दिन से जब डीडीसी का इलेक्शन था, कितनी मीटिंग्स हुई, और हमने बाज़ाब्ता जो है अलायंस में रह के, और अलायंस का जो है जो प्रिंसिपल होता है अलायंस का, बराबर उसी तरीके से अपने कैंडिडेट्स हर किसी जगह जहां हमको 2 कैंडिडेट्स मिले, हमने अपोजिट पार्टी को 2 कैंडिडेट दिए। तो ऐसा कहीं पर जो मेरी इंफॉर्मेशन में तो ऐसी कोई बात है नहीं कि हर किसी जगह हर किसी पार्टी ने अलग अलग कैंडिडेट उठाए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये फिगर्स आपके सामने भी हैं। कहीं 1-2 कहीं पर हुआ होगा, बट जो है मेजॉरिटी 99% मैं आपको पूरे अथॉरिटी से बोल सकता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी बात कि ये जो बात कर रहे थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेटिक सेटअप की, कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है, इनने तो बेड़ा गर्क कर दिया डेमोक्रेसी का। यहाँ जेएंडके में 4 साल हो गए, 4 साल से ये इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का नाम नहीं ले रहे। हर साल एक नया प्रपोजल आने को मिलता है। अभी आप देखिए, कल इन्होंने रिवीजन ऑफ पोल्स किया, बट शायद गुजरात और दूसरे किसी स्टेट में तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन शायद आने वाली है, बट जेएंडके की बात हो नहीं रही है। तो ये एक बात करना लोगों के सामने, मीडिया के सामने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करना अलग होता है, लेकिन जब आप अमली जामा उसको पहनाना है, वहां पर तो आप पूरे तरीके से फेल हो गए। कहां है डेमोक्रेसी यहाँ पर? यहाँ तो अफसरशाही चल रही है, यहाँ लोगों का रूल है नहीं कहीं पर। यहाँ इस टाइम पे वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जिनको यहाँ के टोपोग्राफी के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में, यहाँ कल्चर के बारे में कोई मालूम, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी वजह से ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो सरासर एंटी पीपल और एंटी पोअर डिसीजंस है। बिकॉज
जो लोग यहां पे रूल कर रहे हैं उनको जमीनी हकायक के बारे में कोई भी इल्मियत नहीं है। तीसरी बात, पीएजीडी आपको ये समझना भारती जी जवाब दीजिए, भारती जी जवाब दीजिए। इमरान नबी डार ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से यहां डेमोक्रेसी नहीं है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन यहां पर 4 साल से डेमोक्रेसी नहीं है, क्यों इलेक्शंस नहीं हो रही है? भारती जी जवाब दीजिए इमरान डार को। हाँ, मैं तो चांस का वेट करता हूँ। हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने वाले पार्टी है, लोग हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ 87 से 87 पहले आप 90 लोगों को चुनना नहीं होता है, वो ग्राउंड लेवल पर भी होता है। और चाहे वो पंचायत लेवल पर हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन हो, वो भी डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक असेंबली की बात है, जहां जम्मू कश्मीर में, तो पहले दिन से हमारी लीडरशिप ने, हमारे नेतृत्व ने उसकी कमिटमेंट करी हुई है और उसकी तरफ जो प्रोसेस है उसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ 83 सीट्स रह गई थी जब लद्दाख अलग हुआ, तो उसके बाद एक 90 सीटों की असेंबली बनेगी। इसके लिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिलिमिटेशन होने के बाद जो पोलिंग स्टेशंस की रैशनलाइजेशन अभी चल रही है और उसके हिसाब से जो अब वोटिंग रोल्स जो पब्लिक में आएंगे, ये एक इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस प्रोसेस में लगा हुआ है। फिर आपको पब्लिक को शिकायतें करने का, शिकायतों को रिजोल्यूशन करने का एक अवसर देना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने वो अक्टूबर एंड तक का शायद प्रोसेस बताया है और साइमल्टेनियसली सरकार और इलेक्शन कमीशन, तो हालांकि इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका प्रेरोगेटिव होता है, और लेकिन वो प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। अभी हमने देखा होगा, आप सब लोगों ने भी देखा ही होगा नेचुरली, कि जो पोलिंग ऑफिसर्स है, जो पोलिंग प्रोसेस को करने वाले, उनकी ट्रेनिंग तक शुरू हुई है। इसलिए ये बात कहना कि यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ये हकीकत पर मबनी नहीं है, ये फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। हमारे साथ सियासी माहिर जुड़े हैं सुहेल काजमी, वो शायद थोड़ा लेट ही जुड़े, तो सुहेल काजमी से मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो मौजू है सुहेल, वो ये है कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज हमने देखी, खासतौर पे जो रीजनल पार्टीज देखी, चाहे सदारती चुनाव जो हुआ और अब जो नायब सदर के ओहदे के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो वोटिंग होने वाली है, तो उसमें लगा कि जो रीजनल पार्टीज है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो एक साथ नहीं है। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करेंगे तो हम इमरान नबी डार से पहले बात कर रहे थे, तो उनका यह कहना है कि जो पीएजीडी है वो एक साथ है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट है उसको हमने कोट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे अपने बलबूते पे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप काफी नजर रखते हैं यहाँ सियासत की, आप उसके बारे में ये जो सवाल है जो पीएजीडी का है, क्या आपको लगता है कि पीएजीडी आने वाले दिनों में, अभी तक जो आप पीएजीडी का जब वजूद हुआ, जब पीएजीडी बनी 2019 के अंदर, उसके बाद से लेके आज तक जो आपने देखा है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या पीएजीडी एक साथ आगे बढ़ सकती है? सुहेल। देखिए, जहां तक पीएजीडी का ताल्लुक है, 2019 में पीएजीडी कुछ मजबूरियों के तहत इकट्ठी हुई अपने पर्टिकुलर वजूद को बचाने के लिए, और मैं दुआ करता हूं कि पीएजीडी जब इलेक्शंस अनाउंस हो इकट्ठी रहे और इलेक्शंस में अच्छी तरह से बहुमत ले सके। लेकिन इलेक्शंस के दिनों में पता चलेगा कि ये इकट्ठे हैं कि नहीं है, क्योंकि इनके साथ सजाद लोन भी जुड़ा, जब शुरुआत हुई मुजफ्फर हुसैन बेग भी जुड़ा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो गए। उसी तरह इलेक्शंस के दिनों में, क्योंकि दोनों पार्टीज रीजनल हैं और रीजनल कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करती हैं, और कहाँ किसका क्या बोलबाला रहेगा, और जो डिलिमिटेशन कमीशन हुई है उससे भी काफी रद्दोबदल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, किसी की टेल किसी का हेड आगे पीछे गया है। तो ये तो पीएजीडी और इलेक्शंस का वक्त बताएगा कि पीएजीडी के कितने कंपोनेंट्स इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई हवा निकलती रहती है, किसी के इधर जाने की, किसी के उधर जाने की। तो ये टाइम विल इटसेल्फ tell that who is going to fight collectively or independently. तो
जिस तरह से हमने देखा सुहेल, जो जैसे आपने कहा कि वक्त बताएगा कि आखिर कब किस तरह से क्या होगा। पीएचईडी का हमने देखा कि कई पार्टीज थी पहले, उसके बाद वो निकल गई और आज अभी 3-4 पार्टीज का ये ग्रुप है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो मुल्क के अंदर जो रीजनल पार्टीज का जिस तरह से हम लग रहा है कि एक बिखराव सा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो बोलबाला हो रहा है मुल्क के अंदर, उसके तले जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी कहीं ना कहीं सकम करती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो जिस तरह की रविश मुल्क के अंदर है, क्या उस तरह का असर यहां की रीजनल पार्टीज पर आने वाले दिनों में पड़ सकता है? सुहेल। पढ़ सकता नहीं है, पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी जब से आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी वेव यहाँ आई है तो रीजनल पार्टीज को थोड़ा सा की हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने किया वो एक रिमार्केबल इलेक्शंस में उन्होंने प्रूव कर दिया, और वो फिजा अगर हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में आती है और अच्छे बुद्धिजीवी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ते हैं, शायद कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अछूत पार्टी मानी जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अछूत पार्टी नहीं मानी जाती। तो इस तरह की और कोई चीजें बनती हैं, संवरती हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले, और कुछ अच्छे लोग इधर उधर जाते हैं तो कुछ चेंज हो सकती है। लेकिन जहां तक रीजनल पार्टीज का ताल्लुक जम्मू कश्मीर में भी है, थोड़ा सा कम हुई है सारी पार्टीज। इमरान नबीदार, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे वही सवाल में दोहराऊंगा, जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों में रीजनल पार्टीज पर हूं या फिर नेशनल पार्टी हो जिसमें खासतौर पर कांग्रेस का जिक्र आता है, और जिस तरह से वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ की जो रीजनल पार्टीज कितनी मजबूत है कि उन पर इस तरह का असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा पहले भी, अगर पीडीपी की बात करेंगे तो जिस तरह से वो पार्टी थी, उसके बाद धीरे धीरे उनके एमएलए हैं या सीनियर लीडर्स हैं वो धीरे धीरे एक एक करके चले गए और एक नई पार्टी मार्च वजूद में आई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मुत्तहिद है? क्या आपको क्या लगता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इस पार्टी में कि वो इस तरह ये जो असर अभी चल रहा है, जो बीजेपी का बोलबाला दिख रहा है मुल्क के अंदर, उससे बच पाएगी? इमरान। देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत है इसका एक ही मार्कर है, वो मार्कर ये है कि आपको इलेक्शन करवाइए। उसका हमने एक जो ट्रेलर भी दिखाया था डीडीसी इलेक्शन में, जबकि हमको राइट ऑफ किया था बीजेपी ने, खासकर चिनाब वैली में और चिनाब और पीर पंजाल दोनों में। चिनाब और पीर पंजाल में हमने 3 डीडीसी चेयरमैन हमारे हक में इस टाइम पे है। सो हमको कोई प्रूव करने की कोई चीज जरूरत नहीं है। जब इलेक्शन का वक्त होगा तब आपको भी पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत। इसीलिए मैं बार बार जो है जहां पर भी डिबेट में जाता हूं, मैं इनको यही बात करता हूं कि एक जो आप बोलते रहते हैं कि लोग आपके डिसीजंस के साथ हैं, ये किस बिना पे आप बोल रहे हैं? आपने कोई सर्वे किया? एक ही सर्वे इस कंट्री में होता है कि व्हेन आप क्यों लोगों के पास जाते हैं? लोगों के पास आप 5 साल के बाद इसलिए जाते हैं कि आपको रिव्यू देंगे लोग, और रिव्यू कैसे देते हैं? वो थ्रू वोट देते हैं, और वो पता चलेगा जो आपने डिसीजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिसीजंस 2019 में लिए, उसका रिव्यू तो इलेक्शंस में होगा। वो तो इनको सीधे सामने पता चलेगा कि लोग किस डिसीजन के साथ है। बाकी ये रेटरिक बोलना बहुत आसान है कि हमने हिस्टोरिकल डिसीजंस किए, ये इनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं या बाकी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनकी मजबूरी है बोलने की। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप कहीं पर ये जानना चाहते हैं कि लोग किस डिसीजन के साथ है, तो उसके लिए एक ही पैरामीटर है कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करिए, और वहां पे लोग जो है अपनी खुद जाहिर करेंगे कि वो किस चीज के साथ है। ये सवाल, मैं इस सवाल का जवाब मैं मांगना हर डिबेट में मांगना चाहता हूं, बट अफसोस से कहना पड़ रहा है इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ रेटरिक है, ये सिर्फ वही नैरेटिव्स बोलते रहते हैं जो इनको बोला जाता है। फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स को दबाया जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। अब हम भी तंग आ गए हैं। हम इनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप अपना जो है एक फेक नैरेटिव जो है चलाना बंद करिए और ग्राउंड में आइए ना। आप देखिए कौन का कितने पानी में है। बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये देखिए भारती जी अपना जवाब देना चाह रहे हैं। भारती जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना मजबूत है। अजय भारती आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अजय भारती जी बताइए। जी
जी, तीन बातों को मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट इसमें है। एक तो ये कि रीजनल पार्टीज कम हो रही है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि इनका अंदर का एक कंट्राडिक्शन है, चाहे नेशनल लेवल पर है चाहे लोकल लेवल पर है। आप ये देख लीजिए, कोई कांग्रेस का चाहता है कि मैं सेंट्रल में रहूं, ममता जी उसको मानती नहीं है, बाकी हमारे केजरीवाल साहब भी चाहते हैं कि मेरा नेशनल, तो वो इंटरनल कंट्राडिक्शन की वजह से है और किसी और प्रेशर के नहीं, अपने अंदर की जो कंट्राडिक्शन उसके वेट में वो कम हो रही है। नहीं तो आप ये देखेंगे कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जिस पार्टी से आए और जिन्होंने मिलकर जिसको स्तंभ किया, वो बंगाल में तो अपने इसके लिए नहीं भी गए, नहीं कैंपेनिंग के लिए भी नहीं गए, और जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया वो देश छोड़कर बाहर चले गए। तो ऐसा भी हमने सीन देखा है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक बहुत ही सीनियर लीडर है, मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्होंने पीएचईडी के बारे में कहा है ये तो सिर्फ इलेक्शन प्रिपरेशन का ग्राउंड है। मुझे लगता है कि जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हुए हैं उनको भी जानकारी होगी उस स्टेटमेंट की। तो ये दूसरी बात। तीसरी छोटी सी बात करके अजय भारती जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है और ये मौजू इतना बड़ा है कि इस पर काफी डिबेट्स हो सकती है। बहरहाल मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इमरान नबी डार आपका शुक्रिया, वीरेंद्र सिंह सोनू हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, बीजेपी की से अजय भारती जी आपका भी शुक्रिया और सुहेल काज़मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ ही मैं ये कहूँगा कि अब आने वाले दिनों में ये देखा जाए कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है ये किस करवट बैठता है। कोशिश ये सबकी यही रहेगी कि जितनी भी पार्टीज हैं वो अपना अपना दमखम लगाएंगी और पीएचईडी आगे कितने दमखम से आगे बढ़ेगा, कितना उसमें इत्तेफाक रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। तो इसके साथ ही आज के शुमारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।